न्यू चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। केमिस्ट्री में बेसिक चैप्टर होता है, बेसिक से एडवांस तक जाता है और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में फर्स्ट हेडिंग है हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जानते हैं जिनका विशेष यूज किया जाता है इस केमिस्ट्री में। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के अलावा भी कई एक फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। उनके चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, मास के बारे में डिस्कस करेंगे और डिस्कवर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पार्टिकल का नाम क्या है, उसका चार्ज क्या होता है, उसका मास क्या होता है और उसको डिस्कवर किसने किया। चलिए, तो इसके लिए सबसे पहला पार्टिकल हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो -1.602 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, -19 कूलम। इस पे मास होता 9.10 इंटू 10⁻31 kg। ध्यान रखना, ये kg में है, ग्राम में अगर आता है तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे ग्राम में करेंगे? इसको डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। और सेकंड आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस में और इलेक्ट्रॉन के बराबर उतना ही होता है ये वाला +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में और प्रोटॉन का चार्ज प्लस में होता है। राइट बेटा। इसका मास होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, -27 kg। और इसको डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट थर्ड आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है और मास होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसको चैडविक ने डिस्कवर किया था, CHADWICK, चैडविक ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट फोर्थ हमारा पॉजिट्रॉन है। और पॉजिट्रॉन पे चार्ज +1 होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और एंडरसन ने इसको डिस्कवर किया था
एंडरसन ने इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट फिफ्थ जो पार्टिकल्स होता है वो है न्यूट्रिनो। इस पे चार्ज जीरो, मास भी जीरो, और इसको डिस्कवर किया था पाउलिंग ने। ये 5 फंडामेंटल पार्टिकल्स, और इसके आगे भी टोटल लगभग 21 के आसपास फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन इसमें से 9 अभी हम आपको बताएंगे। 5 हो गए, इनको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अभी देखिए, इसके बाद 6, इसको मैं रफ कर देता हूं एक बार। देखिए, नेक्स्ट 6 है एंटी न्यूट्रिनो। इनकी अपोजिट स्पिन होती है और चार्ज जीरो, मास जीरो, फर्मी ने डिस्कवर किया था। साइंटिस्ट है फर्मी। इसके बाद 7th आता है मीजॉन। पाई मीजॉन, म्यू मीजॉन, के मीजॉन। ये है मीजॉन प्लस माइनस जीरो, प्लस माइनस जीरो। ये इन पे चार्ज होता है और इसका मास होता है मोर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बट लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन। but less than mass of electron, more than mass of electron but less than mass of proton। और इसको डिस्कवर किया था यूकावा ने, YUKAWA, यूकावा साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट है 8th एंटी प्रोटॉन। एंटी प्रोटॉन, इसको -1 चार्ज है और मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। इसको डिस्कवर किया था सेगर ने, SEGRE, सेगर। नेक्स्ट 9th एंटी न्यूट्रॉन। मास होता है चार्ज जीरो और मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर। इसको डिस्कवर किया था कॉर्क ने, कॉर्क। ये 9 फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए, अनकॉमन फंडामेंटल पार्टिकल्स। इसके अलावा भी बहुत सारे 21 करीब फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। इनमें से अभी नया रिसेंटली डिस्कवर होने वाला फंडामेंटल पार्टिकल्स आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, जिसको बोलते हैं गॉड पार्टिकल्स या फिर हिग्स बोसॉन। सबसे अभी लेटेस्ट जो डिस्कवर हुआ है वो उसे गॉड पार्टिकल्स या हिग्स बोसॉन के नाम से जानते हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी क्रम में। एलिमेंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं
जेड इसका ये एलिमेंट का सिंबल है, जेड क्या है, एटॉमिक मास, और एक्स है एटॉमिक नंबर। ये एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उनमें फर्स्ट है आइसोटोप्स। डालिए हेडिंग, कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिसमें फर्स्ट है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को सबसे पहले सोडी साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, SODD, सोडी। डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी, द आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर but different atomic weight. Same atomic number but different atomic weight. They have same chemical properties. They have same chemical properties. इसके एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, आइसोटोप्स की सेम एटॉमिक नंबर है 111 और मास नंबर डिफरेंस है। यहाँ पर ये प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है। ये जो ट्राइटियम आइसोटोप्स है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होता है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होता है, ध्यान रखिए। इसके बाद हम इसमें और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। 6C12, 6C13, 6C14 और कई सारे आइसोटोप्स होते हैं, 7N14, 7N15। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आइसोटोप्स के, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सेकेंड हेडिंग डालते हैं, आइसोबार्स। इसकी डेफिनेशन लिखिए, द डिफरेंट एटम्स which have same atomic mass but different atomic numbers are called isobars. Example 6N14, 6C14 और 6C14, 7N14। तो मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। (15P32, 16S32) ये एक एग्जाम्पल है। एटॉमिक नंबर 15 और 16 है, मास नंबर 32 और 32 है। ये हो गया आइसोबार्स, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। राइट बेटा, नोट कर लीजिए, इसको रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट थर्ड है आइसोटोन्स। Isotones. The elements which having, definition note करिए, the elements which having same number of neutrons are called
isotones. Same number of neutrons are called isotones. Example 14 Si 30, 15 phosphorus 31, 16 sulfur 32. यहाँ पर देखिए मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन आता है। सेम न्यूट्रॉन कितने हो गए इसमें, 30 से 14 माइनस करिए 16 न्यूट्रॉन, 31 से 15 माइनस करिए 16 न्यूट्रॉन, 32 से 16 माइनस करिए 16 न्यूट्रॉन। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं यहाँ पर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं यहाँ पर, नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद फोर्थ है आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। इसकी डेफिनेशन भी नोट करिए। जैसा कि नाम से ही पता चलता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। लिखिए आयंस और एटम्स और मॉलिक्यूल्स, आयंस or atoms or molecules which have the same number of electrons, are called isoelectronic species, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे अभी तक क्वेश्चंस आ चुके हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक के। एग्जाम्पल 17Cl minus 18Ar 19K 20Ca। ये देखिए आयंस हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 17 होते हैं। क्लोरीन में एक माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 19 थे, एक प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, 18 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 20 थे, 2 डोनेट कर दिए, तो 18 इलेक्ट्रॉन। देखिए सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, नोट कर लीजिए जल्दी से फास्ट। नेक्स्ट फिफ्थ है आइसोडाइफियर्स। नेक्स्ट फिफ्थ है आइसोडाइफियर्स। फास्ट करिए बेटा। डेफिनेशन लिखिए द एलिमेंट्स विच हैव द सेम वैल्यू ऑफ n minus p neutron minus proton is called isodiaphiers. The elements which have same value of n minus p is called isodiaphiers. Example 3Li7 4Be9 5B11 6C13 7N15। देखिए इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 3 4 5 6 7। न्यूट्रॉन कितने हैं, 7 से 3 गया 4 5 6 7 8 न्यूट्रॉन्स हैं। n माइनस पी
4 से 3 गया 1, 5 से 4 गया 1, 6 से 5 गया 1, 7 से 6 गया 1, 8 से 7 गया 1। n माइनस पी की वैल्यू सेम आ रही है आइसोडाइफियर्स। न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की वैल्यू सेम है। दिस इज द आइसोडाइफियर्स। नोट कर लीजिए। जल्दी बेटा फास्ट नोट करिए। नेक्स्ट रिंग डालिए। डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स। डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स। हेडिंग डालिए डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स। तो यहाँ पर कई साइंटिस्टों ने अपना एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया। सबसे पहले कैसा होता है, डाल्टन और वगैरह वगैरह कई साइंटिस्ट आए, लेकिन जो मेन मॉडल्स जिन लोगों ने दिए वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले था थॉमसन का एटॉमिक मॉडल्स। फर्स्ट था थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, और इसको प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जानते हैं। 1897 में दिया था। प्लम पुडिंग मॉडल। और ये प्लम पुडिंग मॉडल जो था, इन्होंने ये बताया था कि जो एटम होता है वो स्फेरिकल होता है। एक वाटरमेलन की तरह इन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि वाटरमेलन की तरह होता है, और इसके अंदर माइनस साइन एम्बेडेड रहता है। जैसे तरबूज जो वाटरमेलन होता है वो स्फेरिकल होता है, पूरा पॉजिटिवली चार्ज रहा है, जो खाने वाला पोर्शन होता है रेड कलर का, और उसके अंदर जो ब्लैक कलर के सीड एम्बेडेड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, मतलब उसका निगेटिव चार्ज होता है। इस तरीके से उन्होंने ये बताया था। तो चलिए इसमें कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, एटम वाज considered to be a positively charged sphere. Atom was considered to be positively charged sphere with an equal number of electrons distributed within the sphere to maintain its electrical neutrality. देखिए इन्होंने क्या बताया कि पॉजिटिवली चार्ज्ड ये स्फीयर होता है, इसके अंदर निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो मतलब थॉमसन ने ही 1897 में ये बात बता दी थी कि एटम इज न्यूट्रल। पॉइंट टू बी नोटेड कि थॉमसन ने ये 1897 में ही बता दिया था कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट पॉइंट,
इनका ड्रॉबैक क्या रहा था, इस पॉइंट में लिखेंगे। दिस कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ आयोनाइजेशन, दिस कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ आयोनाइजेशन एंड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स and line spectrum of an atom and line spectrum of atom, line spectrum of atom। ये इनका ड्रॉबैक था, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, आयोनाइजेशन और लाइन स्पेक्ट्रम। इन तीन चीज़ों को ये नहीं बता पाए थे। इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल ये 1911 में इन्होंने दिया था, 1911 में दिया था। और इन्होंने इसमें देखिए आप लोग कि एक एक्सपेरिमेंट किया था। दिस इज द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इनका था, जो इन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया था। रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने एक गोल्ड की फॉइल ली थी, थिन कलर की गोल्ड की फॉइल ली और उसको इन्होंने कवर कर रखा था ZnS जिंक सल्फाइड से कवर कर रखा था, जो कि एक फ्लोरेसेंस का काम करता है। और ये बहुत थिन गोल्ड फॉइल लिया था। इस पर इन्होंने ये एक अल्फा पार्टिकल इमिटर्स है, जो अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है। इसको एक बहुत ही सिक्योर्ड लेड बॉक्स में रखा था। लेड बॉक्स के अंदर इसको इन्होंने रखा था। और इस लेड बॉक्स में एक स्पेशलिटी होती है कि कोई भी अल्फा पार्टिकल इसको ब्रेक करके बाहर नहीं निकल सकता है। तो इसलिए एक मेन होल छोड़ के दिया था, उसी होल से सारे अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकलते हुए हमें दिखाई पड़ेंगे। और ये जो इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स इमिटर्स के लिए जो लिया था, दिस इज द रेडियम। ये एक रेडियम था और यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल्स बाहर इमिट करते हुए आएंगे, तो यहाँ से ये देखिए कुछ अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट करते हुए सीधे निकल जाते हैं। और ये जो गोल्ड फॉइल है AU, गोल्ड की थिन फॉइल, गोल्ड की AU मीन्स गोल्ड की एक थिन फॉइल लिया था। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पर अगर बात करें तो इस गोल्ड फॉइल से
टकराने के बाद एक लार्ज एंगल पे वापस आ गए और कुछ अल्फा पार्टिकल्स टकराने के बाद सेम पाथ से वापस आ गए जिस पाथ से वो गए थे, राइट। ये इनका एक्सपेरिमेंट था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। तो अभी आप देखिए, एक थिन गोल्ड की फॉइल ली थी और वो थिन गोल्ड की जो फॉइल थी वो कितनी पतली फॉइल थी ये बताइए। 10⁻⁻⁴ mm की, कितनी? 10⁻⁻⁴ mm, 10⁻⁻⁴ mm की ये गोल्ड की फॉइल ली थी। और ये था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और ये जो है बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, मतलब एक अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट पूरा चारों तरफ से जो इस रेडियम से इमिट होता है वो सिर्फ एक होल से इमिट कर रहा है यहाँ पर। तो पूरा एक अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट गोल्ड फॉइल पर किया था, राइट बेटा, नोट कर लीजिए। इसके बाद ये एक्सपेरिमेंट करने पर इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशंस देखे? ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्वेशंस मीन्स क्या है, एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या क्या देखा। तो यहाँ पर 3 मेन ऑब्जर्वेशंस हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। 3 ऑब्जर्वेशंस उन्होंने देखे जो इस एक्सपेरिमेंट में मिले उनको। पहला ऑब्जर्वेशन लिखिए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स about 99% penetrate through the gold foil without any change of their path। लगभग 99% अल्फा पार्टिकल अपने पाथ को बिना चेंज किए हुए सीधे निकल गए। सेकंड पॉइंट ऑब्जर्वेशन का, some of them were deflected or scattered through large angles from original directions। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखिए, very few alpha particles were thrown back on their original path। ये 180 पे सीधा ब्लैक वाला, their original path। नेक्स्ट, कंक्लूजन क्या निकाला, रिजल्ट क्या निकाला, या फिर हम कंक्लूजन को पास्चुलेट्स भी कह सकते हैं। पास्चुलेट्स क्या थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स के? पास्चुलेट्स कहिए, रिजल्ट्स कहिए, कंक्लूजन कहिए। तो देखिए पहला पास्चुलेट्स क्या था, नोट करिए, एटम इज spherical and most of its portion is hollow,
Next point, second, atom is made up of positively charged nucleus, which possess the entire mass of the atom, इन्होंने बताया एटम इस तरीके का होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज ये वाला स्फीयर होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, विच पजेस द इंटायर मास द एटम का इंटायर मास इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर रहता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, all positive charge is concentrated at the nucleus, all positive charge is concentrated in the nucleus, full stop. Size of nucleus is very small, size of nucleus is very small, 10 raised power minus 13 centimeter. Size of nucleus is very small, that is the 10 raised power minus 13 centimeter. While size of atom is 10 raised power minus 8 centimeter. 10 raised power minus 8 सेंटीमीटर. कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो ये 10 raised power minus 13, 10 raised power minus 8 सेंटीमीटर, तो न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से बहुत ही कम होता है, लगभग 1:10 raised power minus 5 का डिफरेंस होता है. 1:10 raised power minus 5 का डिफरेंस एटम के साइज में और न्यूक्लियस के साइज में, बिग डिफरेंस है ये. नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए, electrons rotate continuously around the nucleus in extranuclear part. तो न्यूक्लियस के बाहर का ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रान्यूक्लियर पार्ट. न्यूक्लियर के बाहर का ये पोर्शन इज कॉल्ड एक्स्ट्रान्यूक्लियर पार्ट. और क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कॉन्टिन्यूसली अराउंड द न्यूक्लियस इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. इसका मतलब इन्होंने बताया कि जो एटम होता है ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर ऐसे कॉन्टिन्यूअस जलेबी की तरह रोटेट करता है इलेक्ट्रॉन. कैसा रोटेट करता है, जलेबी की तरह. और जब ये इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है ऐसे, तो लगातार इसकी एनर्जी का लॉस होता है और ये सर्किल छोटा होता जाता है. एनर्जी का लॉस होते होते अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन्स फॉल्स इन न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस में गिर जाता है तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है. ये इन्होंने बताया और यही इनका ड्रॉबैक हो गया. तो रदर्स मॉडल का जो ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का, वो क्या था, यही था कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करता है. रिवॉल्व करते समय उसकी एनर्जी का लॉस होता है और फाइनली अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन्स फॉल्स इन न्यूक्लियस एंड फिनिश्ड. उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायनामिक प्लानिटरी मॉडल.
तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का क्या नाम था? डायनामिक प्लैनेटरी मॉडल। इसी में रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। तो नेक्स्ट पॉइंट लगा के लिख लीजिए, न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। अब देखिए, रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था उसको आप नोट कर लीजिए। हेडिंग डालिए ड्रॉबैक, हेडिंग डालिए ड्रॉबैक। ड्रॉबैक में एक ही पॉइंट लिख लीजिए, एटम इज हाईली अनस्टेबल। एटम इज हाईली अनस्टेबल। एटम इज हाईली अनस्टेबल। एटम बहुत ही अनस्टेबल होता है, ये रदरफोर्ड का कहना था। क्योंकि अभी हमने आपको बताया था जलेबी की तरह रोटेट करता है, इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली फॉल्स इन न्यूक्लियस एंड फिनिश्ड। एटम का अस्तित्व खत्म हो जाता है। एटम इज हाईली अनस्टेबल, ये इनका ड्रॉबैक था। चलिए अभी हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इसको जरा रफ कर देते हैं। तो ये सेकंड था। अभी देखिए यहीं पर समय का चक्र है कि इसी समय पर इनके बाद मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी दी थी। मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी दी थी और इसके बाद आए थे बोर्स, थर्ड एटॉमिक मॉडल दिया था। बोर्स एटॉमिक मॉडल, थर्ड एटॉमिक मॉडल दिया था बोर्स ने। दिस इज द बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो देखिए समय की बात है, सबसे पहले थॉमसन आए, उन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया। फिर रदरफोर्ड आए, उन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया। हालांकि मैक्स प्लैंक का एटॉमिक मॉडल से कोई लेना देना नहीं है, इन्होंने सिर्फ क्वांटम थ्योरी दी थी। उसके बाद बोर्स आए, उन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया। तो इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस साइंटिस्ट ने अपने एटॉमिक मॉडल को रिप्रेजेंट करने में क्वांटम थ्योरी का यूज किया? किस साइंटिस्ट ने अपने एटॉमिक मॉडल को रिप्रेजेंट करने में क्वांटम थ्योरी का यूज किया? तो एक जाहिर सी बात है, जब भी ये क्वांटम थ्योरी की बात करेंगे हम, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के समय पर थी ही नहीं, थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के समय पर थी ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि बोर्स से जस्ट पहले आई है, तो बोर्स ने ही यूज किया होगा। मेरा क्वेश्चन समझ में आया बेटा सभी को? किस साइंटिस्ट ने अपने एटॉमिक मॉडल को रिप्रेजेंट करने में क्वांटम थ्योरी का यूज किया? तो क्वांटम थ्योरी का यूज बोर्स ने ही किया है, क्योंकि रदरफोर्ड और थॉमसन के समय पर क्वांटम थ्योरी नहीं थी। इसलिए आप समझ गए होंगे। बोर्स का एटॉमिक मॉडल बाद में सिखाएंगे आपको, पहले मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी सिखाते हैं। मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी सिखाते हैं, क्योंकि उसका बोर्स के एटॉमिक मॉडल में यूज किया गया, तो उसको वहाँ पर हम यूज करेंगे। तो चलिए अभी हेडिंग डालिए मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी लिखिए। इन्होंने
रेडिएंट एनर्जी के बारे में बात किया। रेडिएंट एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? जो एमिटेड एनर्जी हो या एब्जॉर्ब एनर्जी हो उसे हम रेडिएंट एनर्जी के नाम से जानते हैं। रेडिएंट एनर्जी मतलब किसी भी बॉडी से इमिट हो रही हो एनर्जी या किसी की बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही हो, ऐसी एनर्जी को हम रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। तो दो अलग अलग चीज़ें लिखने से अच्छा हम एक वर्ड यूज करें। जैसे एमिटेड एनर्जी और एब्जॉर्ब एनर्जी, दोनों बातें लिखने के लिए ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए हम एक लिखाते हैं रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी का मतलब एमिटेड एनर्जी एंड एब्जॉर्ब एनर्जी, कोई भी हो सकती है दोनों में से। तो लिखिए रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब in the form of packets of energy, or discrete units called photon or quantum. Photon or क्वांटम। तो यहाँ पर फोटॉन या क्वांटम का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। एक एनर्जी का पैकेट होता है, एक एनर्जी का बंडल होता है, और वो एक पूरा यूनिट एक फोटॉन या एक क्वांटम कहलाता है। और क्वांटम का मल्टीपल में अगर बात करें तो क्वांटम का मल्टीपल क्वांटा होता है। तो एक बंडल एक क्वांटम होता है या एक फोटॉन होता है, और एनर्जी ऑलवेज इमिट हो या एब्जॉर्ब हो फॉर्म ऑफ ए बंडल, फॉर्म ऑफ ए पैकेट, राइट। जैसे मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स के अंदर कई सारी मैच स्टिक्स होती हैं, बट वो मैच बॉक्स एक फोटॉन एक क्वांटम। तो फोटॉन और क्वांटम इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी, एक यूनिट पैकेट यूनिट जो होती है वो एक फोटॉन या एक क्वांटम कहलाती है। और E equal to h nu, nu इक्वल टू c अपान लैम्डा होता है। तो E इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा। ये जो एनर्जी है E मतलब एमिटेड एनर्जी और एब्जॉर्ब एनर्जी, दिस इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। और एच न्यू मतलब या एच सी अपान लैम्डा, दिस इज कॉल्ड वन फोटॉन और वन क्वांटम। वन फोटॉन और वन क्वांटम, इसको हम कह सकते हैं एच न्यू। वही सेम एच सी है, एच सी अपान लैम्डा मतलब वन फोटॉन या वन क्वांटम, राइट। अब देखिए अगर हमने यहाँ पर E इक्वल टू एन एच न्यू या E इक्वल टू एन एच सी अपान लैम्डा कर दिया, वेयर एन इज द नंबर ऑफ क्वांटम या नंबर ऑफ फोटॉन, दिस इज द मल्टीपल में आ जाएगा। मतलब दिस इज एन इक्वल टू द क्वांटाइजेशन, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन, मल्टीपल क्वांटा, मोर देन वन क्वांटा। एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 एनीवे कुछ भी ले सकते हैं, तो उतने ही क्वांटम हो जाएगी ये एनर्जी। एच सी अपन लैम्डा या एच न्यू, ये क्वांटम की बात करते हैं अगर। तो देखिए
H is the प्लैंक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है जो हम अभी आपको बता देंगे। C स्पीड ऑफ लाइट होती है, आपको पता है, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। स्पीड ऑफ लाइट है, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। लैम्डा जो होता है वेवलेंथ, ये वेवलेंथ हर लाइट की अलग अलग होती है, हर लाइट की वेवलेंथ अलग अलग होती है। इसलिए एक क्वांटम में या एक फोटॉन में कितनी एनर्जी होती है ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि उसका लैम्डा, उसका वेवलेंथ चेंज होता रहता है। अगर सनलाइट जो आती है उसकी अगर हम एक क्वांटम में कितनी एनर्जी होती है निकालें तो अलग अलग निकलेगी, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी जो होती है, उसकी लैम्डा की वैल्यू जो होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हर समय चेंज होती रहती है। मॉर्निंग की सनलाइट अलग होती है, दोपहर की अलग होती है, इवनिंग की अलग होती है। इसलिए हर सनलाइट में अगर हम बात करें तो उसके क्वांटम की वैल्यू चेंज होती रहती है, एक क्वांटा की वैल्यू चेंज होगी। अगर हम किसी बल्ब की बात करें, किसी ट्यूबलाइट की बात करें, तो उसमें जो एनर्जी इमिट होती है वो एक फिक्स्ड वेवलेंथ की होती है। उसकी अगर वेवलेंथ पता हो जाए कि इसमें कितने वेवलेंथ की एनर्जी इमिट हो रही है तो हम एक फोटॉन में कितनी एनर्जी होगी ये कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि यही वेवलेंथ वेरिएबल है, बाकी H और C तो यहाँ पर कांस्टेंट होता है। राइट बेटा? तो चलिए इसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग कुछ हम अगर यूनिट्स की बात करें तो इस तरीके से होती हैं। देखिए, जो अभी हम यहाँ कुछ न्यूमेरिकल्स करने जाएंगे तो न्यूमेरिकल्स में यूनिट चेंज करनी पड़ेंगी। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ये हो जाएगा। अगर nm में है तो उसको कैसे चेंज करेंगे? 1 nm इक्वल टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। 1 अर्ग, अगर हम यूनिट अर्ग की बात करें, अर्ग इक्वल टू होता है 10⁻⁻7 जूल इक्वल टू 2389 इंटू 10⁻⁻8 कैलोरी इक्वल टू 6.242 इंटू 10⁻11 माइनस में प्लस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1 कूलम्स इक्वल टू 2.9979 ये जो पूरा कूलम्स यहाँ पर लिख लीजिए।
LAMB 2.9979 into 10 raised power 9 ESU। और प्लैंक कांस्टेंट H जो कि प्लैंक कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू 6.625 इंटू 10 रेज़ पावर -27 अर्ग इक्वल टू, अगर यही प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हम जूल में लगाएंगे तो 6.625 इंटू 10 रेज़ पावर -34 जूल, और ये पर सेकेंड होती है, पर नहीं जूल सेकेंड। जूल सेकेंड ये प्लैंक कांस्टेंट है। और C जो होता है लाइट की वैल्यू वो तो आप समझते ही होंगे, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 रेज़ पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये सारी कन्वर्जन है यूनिट्स के, नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट करिए। और उसके बाद मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी का हम लोग यहाँ पर यूज करके दिखाएंगे, किस तरीके से मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी का यूज करेंगे। नोट कर लीजिए जल्दी से, और न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं अभी। क्वेश्चन है टू कैलकुलेट the energy in arcs, to calculate the energy in arcs per quantum associated with light of wavelength एक क्वेश्चन है 5890 एंगस्ट्रॉम और B है 250 इंटू 10 रेज़ पावर -9 मीटर, और C है 4.0 इंटू 10 रेज़ पावर -8 सेंटीमीटर, और D है 600 nm। 600 nm ये आपका क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे इसको हम लोग। देखिए एनर्जी हमें आर्क्स में निकालनी है, तो आर्क्स में निकालने के लिए हमें फार्मूला लगाना है। ए आंसर का क्या करेंगे, E = hc/λ। H की वैल्यू हम लोग 27 वाली लगाएंगे, मतलब अर्ग में ही लगाएंगे क्योंकि आंसर हमें एनर्जी अर्ग में निकालना है। तो 6.625 इंटू 10 रेज़ पावर -27 इंटू लाइट की वैल्यू हम सेंटीमीटर में लगाएंगे, 3 इंटू 10 रेज़ पावर -10 सेंटीमीटर। अगर हम इसको
3 इंटू 10⁸ मीटर होता है। अगर हम ये जूल में लगाएंगे तो ये प्लस करो, ये मीटर में, ये अगर हम अर्ग यूनिट ले रहे हैं तो ये हम सेंटीमीटर में लेंगे। अगर ये एनर्जी जूल में पूछी जाती तो हम प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू जूल में लेते और ये स्पीड ऑफ लाइट मीटर में लेते, जूल मीटर में। यहाँ पे अर्ग सेंटीमीटर में ले रहे हैं, राइट बेटा। तो ये है अपान लैम्डा। अब देखिए ये क्या है, एंगस्ट्रॉम में है और हम ये निकाल रहे हैं मीटर सेंटीमीटर और अर्ग में, तो ये जो लैम्डा है इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर? तो देखिए 5890 इंटू 10⁻⁻8 ये सारी वैल्यूज सेंटीमीटर में हो गई। अभी इसका आंसर आप कैलकुलेट करके बताइए बेटा क्या आ जाएगा। एनर्जी अर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगी इसका आंसर। तो 3.37 इंटू 10⁻⁻12 अर्ग सेंटीमीटर में इसका आंसर हमें मिलेगा। तो ये एनर्जी है, अर्ग में हमें देनी है, तो अर्ग में इतनी होगी, राइट। अब देखिए बी क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेम फार्मूला हम लगाएंगे, E = hc/λ, h सेम 6.625 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁻10 अपान लैम्डा की वैल्यू ये मीटर में दी है, इसको हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो 250 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर में हो गई है, राइट। -9 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में किया, -7 हो गया। इसका आंसर 7.95 इंटू 10⁻⁻12 अर्ग। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए सी, सेम फार्मूला E = hc/λ और E की वैल्यू hc/λ सेम 6.625 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁻10 अपान, अब ये सेंटीमीटर की सेंटीमीटर में दी, हमें सेंटीमीटर में ही यहाँ पर लगानी है। तो 4.0 इंटू 10⁻⁻8 सेम लगा देंगे, इसका आंसर आ जाएगा इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे 4.97 इंटू 10⁻⁻9 अर्ग। ये आंसर -9 कर लीजिए बेटा जल्दी से। ये सभी क्वेश्चंस हो गए। अभी एक और डी वाला बचा हुआ लास्ट का, हम लोग ये रफ कर देता हूँ। ये डी का आंसर सेम फार्मूला लगा देंगे, E = hc/λ, h की वैल्यू सब सेम है 6.625 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁻10 अपान लैम्डा। 600 mm, इसको भी हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है nm को, तो nm को सेंटीमीटर में इंटू 10⁻⁻7 कर देंगे। 600 इंटू 10⁻⁻7, राइट बेटा, नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ सर।
बोलिए सर। नहीं सर, आज तो नहीं चलेगा, मेरा लगा हुआ है। ठीक है सर, अभी मैं बात करता हूँ, मैं लेक्चर में ही हूँ सर, मैं भी कॉल करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये एनएम को हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया है, और अभी इसका जो आंसर आ जाएगा 3.3 × 10⁻⁻12 अर्ग। ये आंसर हो गया। इसी के साथ ये हमारे चारों क्वेश्चंस के आंसर हो गए। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी 4 क्वेश्चन और हम लोग मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी पे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे सर।